Hello guys, welcome to the code definition. In this tutorial, we will see what is array destructuring and object destructuring in JavaScript. मतलब यहाँ पर एक array को एंड ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं वो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं VS कोड पे आ चुका हूँ एंड यहाँ पर हम लोग समझेंगे एरे डी स्ट्रक्चरिंग को एंड यहाँ पर हम लोग समझेंगे ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग को। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंड इसको कमेंट कर देता हूँ जिससे ये एरर हम लोगों को ना दिखाए एंड यहाँ पर हम लोग टॉपिक लिख चुके हैं। अभी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले समझूंगा एरे डी स्ट्रक्चरिंग को कि एरे में हम लोग कैसे डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं। मतलब अभी देखो, मैं एक यहाँ पर एरे बनाता हूँ जिसका मैंने नाम रखा एर एंड उसमें 1 2 3 4 एंड 5 हम लोगों ने जो वैल्यू है उसको फिक्स कर दी। अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूं एंड इस एरे को यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूं तो आप लोग देखो, मैं यहाँ पे चलता हूं एंड रिफ्रेश करता हूं तो हम लोगों को एक एरे मिलता है। लेकिन अगर यहाँ पर मुझे इसकी पहली वैल्यू चाहिए होती तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं एंड यहाँ पर हम लोग 0 लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो, हम लोगों को पहली वैल्यू इसकी मिल चुकी है जो कि हमारी 1 है। एंड अगर इसी तरीके से हम लोग कोई और यहाँ पे इंडेक्स लिखते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को वो वैल्यू मिलती है जो इस एरे के इंडेक्स पे है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 लिखा तो 2 पे हम लोगों को 3 मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों को 3 प्रिंट होकर दिख रहा है। अब यहाँ पे डी स्ट्रक्चरिंग क्या होती है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो, यहाँ पर हम लोग एरे लिखते हैं, ठीक है। अब इस एरे को हम लोग डी स्ट्रक्चर करेंगे, यानी कि हम लोग इसमें से एक एक वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक इक्वल टू लगाते हैं, ठीक है। इसके हम लोग लेफ्ट साइड में एक हम लोग एरे लगाएंगे, यानी कि एक स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग लगाएंगे। अब मुझे अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो हम लोग देखो कैसे करेंगे। देखो, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ ए, ठीक है। तो हम लोगों को इसे एक वेरिएबल की तरह लेना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे लेट या कॉन्स्ट का यूज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं कॉन्स्ट लिख लिया। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूं ए को तो आप लोग देखो, मुझे यहाँ पर जो वैल्यू मिली है वो 1 मिली है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी स्ट्रक्चर वैल्यू, कुछ इस तरीके से कॉमा लगा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, हम लोगों को जो वैल्यू मिल रही है वो 1 मिल रही है। तो इस तरीके से हम लोग एरे की वैल्यूज को निकालते हैं, यानी कि डी स्ट्रक्चर करते हैं। तो यहाँ पर एक डी स्ट्रक्चरिंग फीचर है जावा स्क्रिप्ट में, जिससे हम लोग एक एक वैल्यू को निकाल सकते हैं। अभी देखो, हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल लिखा ए, तो यहाँ पर हम लोगों को पहली वैल्यू मिली है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे कॉमा लगा के दूसरा जो वेरिएबल है उसको लिखें, जिसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी एंड इसको सेव करता हूँ, तो आप लोग देखो, मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करता हूँ बी को। तो यहाँ पे देखो, हम लोगों को 1 एंड 2 मिल रहा है जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। अब इसी तरीके से यहाँ पे 5 वैल्यूज हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को इस तरीके से वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। एंड इसको अगर मैं कॉपी करके यहाँ इस कंसोल डॉट लॉग में पेस्ट करता हूँ तो आप लोग देखो, यहाँ पर ए बी सी डी ई इस सीक्वेंस में हम लोगों ने वैल्यू को रखा है। तो यहाँ पे देखो, उसी तरीके से हम लोगों को वैल्यू मिल रही है जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे डी स्ट्रक्चर किया है। अब अगर मैं यहाँ पे बी को हटा दूं तो आप लोगों को पता है कि बी की वैल्यू प्रिंट होके नहीं मिलेगी, जो यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे हम लोगों को नहीं मिल रही है। तो इस तरीके से हम लोग एरे को डी स्ट्रक्चर करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोगों के पास एक और प्रॉब्लम आ सकती है। अब वो कौन सी प्रॉब्लम है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो, जैसे मैं पहले कभी कॉन्स्ट ए नाम का एक वेरिएबल हम लोगों ने बनाया जिसके अंदर मैंने 5 वैल्यू डाल दी। तो यहाँ पर जो हम लोग अगर इसको कमेंट कर दें तो आप लोग देखो, एक वेरिएबल हम लोगों ने बना लिया एंड अगर मुझे इसको प्रिंट करना है तो यहाँ पर ए लिख के मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पर हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे एरे को डिस्ट्रक्चर किया एंड हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो ए ही रहे, तो यहाँ पर ये हम लोगों को क्या दिखाएगा, एक एरर दिखाएगा कि ए ऑलरेडी हैज बीन डिक्लेयर्ड। तो यहाँ पर जो ए है वो पहले से डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इसको प्रिंट करना, तो यहाँ पर हम लोगों को या फिर इसका नेम चेंज कर दें, कुछ और कर दें, लेकिन यहाँ पर हम लोग चाहते हैं ए ही दे। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो आप लोग देखो, इस एरे से मैंने पहले वैल्यू निकाली जो कि ए है। अब ए को प्रिंट किया था तो यहाँ पे हम लोगों को 1 मिल रहा था। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि ए ही इसका जो वेरिएबल रहे, लेकिन हम लोग इसको जो बाहर है वो एक्सेस करेंगे किसी दूसरे वेरिएबल से, तो इसको कैसे करेंगे। देखो, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्स एंड इक्वल टू में लगा के इसको ऐसे हम लोग असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर एक्स लिखा
एंड इसके अंदर हम लोगों ने ए को असाइन कर दिया। अब मैं अगर यहाँ पर एक्स को प्रिंट करूं तो आप लोग देखो यहाँ पे हम लोगों को 1 मिल रहा है जो कि ये वाली वैल्यू है। अब ये सिनेरियो कभी भी आ सकता है आपके पास एंड इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। इसी तरीके से कभी फंक्शन हो सकता है एरे के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ कॉन्स्ट हेलो नाम का एंड इसके अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ हाँ, तो यहाँ पर इस फंक्शन को हम लोग इस एरे में रख देते हैं। यानी कि हम लोग क्या है कि एक एरे में एक फंक्शन भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बी है वो एक फंक्शन की तरह काम करेगा। तो देखो यहाँ पर मैं अगर बी को प्रिंट करूं तो अब लोग देखो यहाँ पे हम लोगों को एक फंक्शन मिल रहा है। अब अगर मुझे इसको कॉल करना है तो सिंपल हम लोग अगर इसके बाद बी के बाद हम लोग यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दें तो आप लोग देखो यहाँ पे हम लोगों को हाई मिल रहा है जो यहाँ पर हम लोगों ने कॉल किया है एंड यहाँ पर हम लोगों को डेस्ट मिल रहा है जो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है एंड उसके बाद यहाँ पे अनडिफाइंड मिल रहा है। ये कैसे मिल रहा है? क्योंकि हम लोग इस फंक्शन के जरिए कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अनडिफाइंड हम लोगों को दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न भी कर देता कुछ रिटर्न 5 तो आप लोग देखो यहाँ पर हम लोगों को 5 मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग एरे डी स्ट्रक्चर करते हैं एंड अगर कभी कोई भी वेरिएबल है वो पहले से डिफाइन है तो उसको हम लोग इस तरीके से ओवरराइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो एरे डी स्ट्रक्चर है वो काम करता है। अब मैं इसको अभी के लिए कमेंट करता हूँ एंड यहाँ पर हम लोग समझेंगे ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग को। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ओबीजे नाम का एंड इसके अंदर क्या करूंगा, एक स्टूडेंट का जो डेटा है उसको मैं यहाँ पे रखता हूँ जिसमें रोल नंबर होगा एंड उसका नेम होगा। मैं नेम उसका डाल देता हूँ राहुल एंड जो क्लास है वो मैं डाल देता हूँ बीसीए एंड उसके बाद उसका एड्रेस भी यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कुछ इस तरीके से एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिल्ली। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूं कुछ इस तरीके से ओबीजे को, तो यहाँ पे देखो हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जो हम लोग पहले जो वीडियो है उसमें समझ चुके हैं कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट बनता है एंड उसको हम लोग कैसे प्रिंट करते हैं। लेकिन अगर मुझे इसको डिस्ट्रक्चर करना हो यानी कि इसकी एक एक वैल्यू को लेना हो, अभी अगर हम लोग इसको प्रिंट करें एक वैल्यू को चाहे प्रिंट करना तो हम लोग लिखते हैं ओबीजे एंड अगर हम लोग नेम को चाहते हैं तो डॉट लगाते हैं और उसके बाद यहाँ पे नेम लिखते हैं एंड यहाँ पर हम लोगों को इसकी वैल्यू है वो मिल जाती है जो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है। यानी कि ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट के बाद डॉट ऑपरेटर लगाने के बाद हम लोग अगर किसी की का नाम लिखते हैं जो कि इसके अंदर अवेलेबल होती है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो यहाँ पर हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगी। अगर कोई ऐसी वैल्यू हम लोग लिखते हैं जो कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है तो यहाँ पर हम लोगों को अनडिफाइंड मिलेगा। ये चीज हम लोग समझ चुके हैं। इस तरीके से हम लोग प्रिंट करते हैं। लेकिन एक हम लोगों के पास तरीका होता है ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चर करने का। तो देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर्म, सेम जिस तरीके से हम लोगों ने एरे में किया था उस तरीके से यहाँ पे करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को कर्ली ब्रैकेट्स लगाना पड़ेगा एंड उसके बाद इक्वल टू में मैं उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा जिसके अंदर की वैल्यू मुझे चाहिए होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने ओबीजे लिखा। तो यहाँ पर अगर मुझे किसी वैल्यू को यहाँ पे लेना है यानी कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर की जितनी भी वैल्यूज हमको अगर डी स्ट्रक्चर करना है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। जैसे मुझे इसमें का रोल नंबर चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रोल एंड कॉलन लगाऊंगा एंड उसके बाद फिर से जो इसकी वैल्यू है ये जो रोल हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे लिखेंगे। तो अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ रोल को, तो यहाँ पर इस तरीके से अपनी वैल्यू ले सकते हैं जो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके से लिखा है। लेकिन यहाँ पर देखो जो हमारा रोल नंबर है एंड ये वाला जो रोल है यानी कि की एंड वैल्यू सेम है। लेकिन अगर यहाँ पर रोल नंबर होता एंड उसको यहाँ पे मैं प्रिंट करता तो हम लोगों को सिंपल उसी तरीके से वैल्यू मिलती जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा जो रोल नंबर यानी कि की एंड वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक फीचर होता है कि अगर की एंड वैल्यू दोनों सेम होता है तो आप लोगों को की लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट इसको रोल नंबर यानी कि डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे देखो हम लोगों को 1 मिल रहा है जो हम लोगों ने लिखा है। सेम इसी तरीके से मुझे अगर नेम को प्रिंट करना है तो यहाँ पर मैं नेम लिखता हूँ एंड इसको यहाँ पर मैं रोल नंबर की जगह पे प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को राहुल मिल रहा है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। सेम उसी तरीके से मुझे क्लास चाहिए होगा तो यहाँ पे मैं क्लास ले लूंगा एंड यहाँ पर एड्रेस मैं ले लूंगा। अब यहाँ पे देखो जो एक क्लास है वो एक एरर हम लोगों को दिखा रहा है। अब यहाँ पर क्लास एरर क्यों दिखा रहा है मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो ये जो क्लास है वो एक कीवर्ड है जावा स्क्रिप्ट। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करूं कीवर्ड्स इन जेएस तो आप लोग देखो
मैं सारे के सारे जो कीवर्ड्स वो यहाँ पे दिखाता हूँ। तो आप लोग देखो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कोई क्लास, मैं कंट्रोल एफ करके यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, कंट्रोल एफ एंड क्लास। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को क्लास मिल रहा है जो कि एक जावा स्क्रिप्ट का कीवर्ड है जिसको हम लोग रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग किसी कीवर्ड को जो कि रिजर्व है जावा स्क्रिप्ट में उसको हम लोग वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास नेम एंड इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पर क्लास नेम की जगह मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो आप लोग देखो अब ये हम लोगों को एरर नहीं दिखा रहा है, यानी कि जो वर्ड्स रिजर्व है जावा स्क्रिप्ट में उसको हम लोग वेरिएबल, फंक्शन या फिर अपना आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्लास नेम लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ पर नेम की जगह पे क्लास नेम लिख के सेव करता हूँ तो आप लोग देखो हम लोगों को यहाँ पे बीसीए मिल रहा है जो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट को डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक फंक्शन भी होता है, जैसे मैं लिख देता हूँ हेलो नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ एंड यहाँ पर मैं ऊपर वाला फंक्शन यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ एंड इसको अनकमेंट भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इस हेलो को यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया है अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। अब देखो मुझे अगर ये हेलो चाहिए होगा तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर भी वो प्रॉब्लम आ गई है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया है इस हेलो नाम का, तो यहाँ पर हम लोग नहीं बना सकते। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो हेलो मैंने लिखा तो यहाँ पर मैं कॉलन लगाता हूँ एंड लिखता हूँ से हेलो, यानी कि इस फंक्शन को जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है उसको एज अ से हेलो हम लोगों ने ले लिया है, यानी कि यहाँ पर इस वेरिएबल में इस हेलो को डाल दिया। अब देखो यहाँ पर मैं से हेलो को सिर्फ प्रिंट करता हूँ तो अब लोग देखो यहाँ पे हम लोगों को एक फंक्शन मिल रहा है जो हम लोगों ने बनाया है। अगर इसको कॉल करना है तो यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस लगाता हूँ एंड यहाँ पर जो हाई है वो हम लोगों को मिल चुका है एंड इसमें मैंने रिटर्न भी किया था 5, तो वो भी हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चर एंड एरे डी स्ट्रक्चर करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा जो यहाँ पर मैंने समझाया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।